एक ऐसा इंसान जिसने 11 इंजीनियरिंग की परीक्षाएं जो हैं क्रैक की। उसने इंजीनियरिंग जो टेस्ट दिया उसमें 7th रैंक हासिल की। वो दोनों हाथों से एक साथ लिख सकता था। वो अपने सेट पर भी बीच में उसको टाइम मिलता था, वहाँ वो अपने को स्टार्स से, अपने डायरेक्टर से जब भी उसको समय मिलता था वो पढ़ाई लिखाई की बातें करता था, वो एस्ट्रोनॉमी की बातें करता था, वो क्वांटम फिजिक्स की बातें करता था। वो साइंस का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। वो इंजीनियरिंग में एक सक्सेसफुल स्टूडेंट रहा। ऐसा शख्स जो रहा हो उसको ये वाहियात सारे लोग जैसे कि भट्ट गैंग, ये जौहर गैंग, सलमान गैंग, पंचोली वगैरह, सलमान गैंग, ये सब इसी में आते हैं। ये सब मिलके उसको पागल बनाने में लगे हुए थे। रिया, उसके फ्रेंड्स, तीनों फ्रेंड और रिया, ये सब मिलके उसको पागल बनाने में लगे हुए थे जब वो जीवित था उस वक्त भी। महेश भट्ट से पूछताछ होती है। महेश भट्ट को चाय नाश्ता करवाया जाता है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। पूछताछ कितनी होती है वो सबको पता है, क्या उसने जवाब दिए। अब आप देखो, जब भी वो डिप्रेशन में तो था क्योंकि उसको परेशान किया जा रहा था, और जिस तरह से परेशान किया जा रहा था कोई भी उसमें डिप्रेशन में आ सकता था। लेकिन डिप्रेशन ये वो वाला डिप्रेशन नहीं था जिसको आप बोल दो कि इसकी वजह से कोई सुसाइड कर ले। वो डिप्रेशन नहीं था, ठीक है। और ना ही उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था। उसको साबित किया जा रहा है कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, और जनता मान लेगी कि वो एक मानसिक रोगी था। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको पागल बनाने की, उसको मानसिक रोगी बनाने की पूरी प्लानिंग चल रही थी। ये लोग तो फिल्मी स्क्रिप्ट लिखते हैं, वही इन्होंने स्क्रिप्ट उसके आसपास लिखी हुई थी। उसको जानबूझकर ये सब साबित करवाया जा रहा था कि वो ऐसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जब भी उसको कोई टेंशन होती थी, डिप्रेशन फील होता था, तो क्यों उसको जो है रिया महेश भट्ट के यहाँ जाती थी, महेश भट्ट को फ़ोन करके बुलाती थी, उस महेश भट्ट से काउंसलिंग लिया करती थी। महेश भट्ट कौन है, कोई साइकियाट्रिस्ट है क्या? किसी उसकी फैमिली मेम्बर को क्यों नहीं बुलाती थी? उसकी सिस्टर को फ़ोन क्यों नहीं करती थी? उसके फादर को फ़ोन क्यों नहीं करती थी? उसके फैमिली मेम्बर्स को बुलाना चाहिए था, वो महेश भट्ट को बुलाती थी। अब महेश भट्ट का बयान आया, सोहित्रा सेनगुप्त जो कि उनकी राइटर हैं, महेश भट्ट के को लेकर उन्होंने जो एक पोस्ट लिखी थी अपनी, और उसको बाद में डिलीट कर दिया क्योंकि वो उससे महेश भट्ट के ख़िलाफ़ चीज़ें जा रही थी और कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। वो कहती है कि मैंने तुम्हारा संघर्ष देखा है। क्या संघर्ष देखा है? रिया ही वो शख्स है, रिया और ये सारा ग्रुप ही वो शख्स है जो उसको इन सब चीज़ों में डाल रहे थे, और वही बाद में समाज के आगे फिर अपना एक सफ़ेद चेहरा लेके खुद को अच्छा और शरीफ पेश कर रहे थे। जबकि यही वो सब लोग हैं जो पीठ पीछे ये करते थे, और सामने जाके, जैसे मूवी में होता है कि किसी को पागल बनाने की कोशिश करना, कैसे जानबूझ के उसके आसपास ऐसी चीज़ें क्रिएट करना, उसको धमकियाँ देना और दिलवाना। उसके 52 सिम कार्ड उसने बदले, उसके सिम कार्ड, उसके नंबर को बार बार रिलीज़ करवाना, ठीक है। अब ये नंबर कौन रिलीज़ कर सकता है? जो बहुत ही करीबी कोई फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, आपका गर्लफ्रेंड वगैरह, वाइफ हो, कोई हो, तो वही उसको लीक कर सकता है। उसके नंबर लीक करवा के उसको बार बार धमकियाँ दिलवाना, ठीक है। अब किसी को बार बार धमकियाँ मिलेंगी, जो इतने नंबर चेंज करेगा आपने, फिर भी उसको धमकी पे धमकी आए जा रही है। उसके साथ कुछ कुछ ऐसी घटनाएं आप कर रहे हो, उसको करियर में तो परेशान कर ही रहे थे, लेकिन इस तरह से भी परेशान करना उसको, इन सब से क्या होता है? इंसान के दिमाग पे असर होता है। और जब वो इंसान आपसे कहे, जो ये सब कर रहे हैं वही उन्हीं के इर्द गिर्द वो घिरा हुआ है, वही लोग उसको उसके सगे बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वही पीठ पीछे ये साजिशें कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सीरियल्स में डराया जाता है ना, किसी को आपको डराना हो तो उसके रूम में ब्लड की कोई चीज़ रख देना, कोई किसी के उसमें तंत्र मंत्र की कोई चीज़ छोड़ देना, कुछ ऐसी चीज़ें करना। किसी आप किस तरह से डराना चाहते हो उस तरह से, जैसे षड्यंत्र सीरियल में और फिल्मों में दिखाए जाते हैं, सेम वही चल रहा था उसके साथ। उसको पागल बनाने की कोशिश कर रही थी कि ये एक साइको घोषित हो जाए, और उस
इस चीज़ में आके ये अपने आप सुसाइड कर ले। और अगर वो नहीं करता है तो फिर सुसाइड वाला मर्डर तो बॉलीवुड में फेमस है ही, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी है, पॉलिटिक्स में भी है। सुसाइड वाले मर्डर बहुत इजी होते हैं और नाम दे दो उसको सुसाइड का। तो रिया महेश भट्ट को बुलाती थी। महेश भट्ट किसी को साइको बनाने में फ़ेमस हैं। परवीन बॉबी का केस सब जानते हैं। महेश भट्ट की फ़िल्मों में आप कैरेक्टर देख लो, उसमें आप फ़िल्मों के नाम देख लो, और जिस तरीके से उसमें चीज़ें दिखाई जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं उसका एक मनोदशा भट्ट की समझ में आती है। तो जब वो इंसान आपसे बोले उसी चीज़ को कि मुझे डर लग रहा है, मुझे कोई धमकियाँ दे रहा है, तो आप उसके सबसे बड़े हितैषी बन के आ जाओ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ये गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वगैरह वगैरह उसको बोलो। और उसको बोलो तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, तुम्हारे दिमाग पे असर हो रहा है, तुम डिप्रेशन में हो। उसको जानबूझ के ये चीज़ें करवाना, कहना किसी शख्स से, और फिर घोषित कर देना कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ जानबूझ के कराया जा रहा था। उसको पागल बनाने की पूरी इन लोगों का षड्यंत्र था। जब ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने देखा कि हम अपने इस प्लान में, क्योंकि ये प्लानिंग लगभग 10-11 महीनों से और पिछले 6 मंथ से तो चल ही रही थी। 10-11 महीनों पहले इसकी शुरुआत हुई थी और 6 मंथ से चल रही थी। जब उन्होंने देखा हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करो, इस सुसाइड वाला मर्डर कर ही देते हैं। और इसमें पूरा का पूरा हाथ जो है, पंचोली तो है ही, पंचोली है, सलमान है, आदित्य ठाकरे है, अंडरवर्ल्ड ने भी सपोर्ट किया है, और मारा है इस संदीप और सिद्धार्थ और नौकर दीपेश ने। ठीक है, रिया को भी सब पता है। हो सकता है रिया भी उस वक्त वहाँ पर हो, उस पार्टी में हो, उस जगह पे हो, और उसका भी हाथ है। ठीक है, लेकिन मारने वालों में जिन्होंने उसका पैर तोड़ा है, उसकी इतनी इंजरी है उसकी बॉडी पे, उसमें संदीप है, नौकर है और सिद्धार्थ है। ठीक है, हाथापाई के सबूत भी, कुछ सिद्धार्थ की ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जिसमें सिद्धार्थ को कान के पीछे चोट लगी हुई है, कहीं कहीं उसको भी इंजरी है। और इसीलिए जब सिद्धार्थ से पूछताछ हुई तो वो पुलिस स्टेशन से, ये टीवी पे सबने देखा होगा, पुलिस स्टेशन से निकल के अपने एक फ्रेंड को पहले ही उसने बाइक पे फ़ोन करके बुला के बाहर खड़ा कर रखा था, और भागते हुए निकला और सीधा भाग गया और अपने हैदराबाद चला गया। उसने ना मीडिया से बात की, ना किसी से बात की। उसने उसके भागने ने ये बता दिया कि वो बहुत बड़ा मुजरिम है इस केस में, तो उसका भी हाथ है मारने में। अब उसके जाने के बाद भी, उसके जीते जी तो उसको पागल बनाने की कोशिश चल ही रही थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, वो पागल साबित उसको करना चाहते थे, ये लोग साइको साबित करना चाहते थे। और उसने, सोहित्रा ने लिखा कि परवीन बॉबी की तरह उसके साथ हो रहा है, और महेश सर ने कहा कि आप इससे अलग हो जाओ, रिया को बोला इससे अलग हो जाओ, नहीं तुम्हारा यहाँ से डाउनफॉल शुरू होगा, इसकी हालत परवीन बॉबी जैसी है। तो सब जानते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है सुशांत के केस में। और महेश भट्ट खुद फेमस हैं किसी को साइको साबित करवाने में, झूठा साबित करवाने में। जैसे परवीन बॉबी से इन्होंने कंपैरिजन किया, सुशांत का ऐसा कुछ भी नहीं था, जानबूझ के उसको धमकियाँ मिलती थी। और जब धमकियाँ किसी को मिलेंगी और कोई इस तरह से कोई परेशान होगा तो और जब वो आपको बोले तो उल्टा उसी के बढ़ा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम मानसिक रोगी हो, तुम्हें डिप्रेशन है, तुम्हें तो साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह उसको बोलना। बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की हद है। ये सब बिल्कुल झूठ है। पब्लिक जो भी इस वीडियो को देखे, इसको शेयर करते रहना। आप इस बात पर, भट्ट के बयान पर बिल्कुल बिलीव मत करना, क्योंकि भट्ट, आपको पता है ना, वो सच बोलने वाला नहीं है। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसने कल जो बोला है, वो आपको लगता है कि वो सच बोलेगा? करण जौहर को बुलाया जाएगा, वो सच बोलेगा? कोई सच नहीं बोलने वाला। सब उसको मिल के, उसके जाने के बाद भी उसको पागल साबित करने पे तुले हुए हैं कि वो साइको था और डिप्रेशन, वो इस तरह के डिप्रेशन में था, बाइपोलर डिसऑर्डर में था, जिस वजह से उसने सुसाइड की। ये इस तरह के बयान आने वाले हैं, इस तरह की कहानी रची जाने वाली है। ये सब कुछ पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह से। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि पब्लिक को अपने आँख और कान खुले रखने हैं, अपना दिमाग लगाना है, और बिल्कुल भी इनके इन बयानों पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं और वापस फिर वैसे के वैसे ही हो जाता है। वही करण, वही महेश और उन्हीं सब लोगों को आप लोग फिर से फॉलो करने लगोगे और इनकी मूवी देखोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है इस बार, क्योंकि इन्होंने इस बार बेशर्मी की इतनी हद की है। इन्होंने इस बार
इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, इन्हें इनके पिछले गुनाहों की सज़ा नहीं मिली। सरकारें, पुलिस सब इनके जेब में है, सब इनसे मिले हुए हैं, इसलिए इन्हें लगता है कि हमारा तो कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। एक टुच्चा सा नौकर वो दीपेश, वो भी अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रहा है। उसको लगता है कि मुंबई पुलिस और मुंबई की गवर्नमेंट तो मेरे हाथ में है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मेरे हाथ में है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस तरह से वो उस दिन सारे सबूत मिटा रहा था। तो आपको इन सब के किसी के बयान पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जनता कभी कभी ऐसी होती है कि सब भूल जाती है, बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है कि भट्ट ने जो कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। टोटल झूठे बयान आने वाले हैं, चाहे वो करण जौहर की तरफ से हों, उनके सीईओ की तरफ से हों, या फिर वो भट्ट के जो भी लोग उनसे मिले हुए हैं उनकी तरफ से हों। सारे के सारे बयान झूठे, पूरी तरह झूठे आने वाले हैं। सुशांत को ही डिफेम दिलाने के लिए वो ऐसे बयान दिए जाएंगे। उसको जीते जी तो साइको पता ही जा रहा था, मरने के बाद भी ऐसे ही बयान दिए जाएंगे जिससे कि साबित हो कि वो साइको था, डिप्रेशन में था और उसने सुसाइड किया। सब झूठ है। तो हमें इस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है इन लोगों पे, और इन सब का बाइकआउट करना है, चालू रखना है बिल्कुल भी। साथ में चाइना का बाइकआउट, दोनों चीज़ें एक साथ चलती रहनी चाहिए। और जो जी न्यूज़ ने अपना स्वदेशी की मुहिम चलाई है, उस नंबर पे आप लोग भी मिस कॉल मारो और मेरे इस वीडियो को शेयर करते रहो। बात देर तक और दूर तक जानी चाहिए, बहुत दूर तक और बहुत देर तक, इवन हमेशा हमेशा के लिए फॉरएवर रहनी चाहिए ये बात। इसलिए इसको शेयर करते रहना, और मेरे वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं नए नए वीडियोस, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर जो है इस तरह की बातों को, इस तरह के मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए एक ताकत होते हैं। तो आज की बात में इतना ही, और अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलने वाली हूँ बहुत जल्दी। तब तक के लिए शेयर करते रहिए।